हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स आरके में स्वागत है। और आज आप लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गॉस थ्योरम। क्लास 12 का ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, पहला टॉपिक आपका है एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। तो बच्चों देखिए, आज के पहले हम लोग क्षेत्रफल को एक स्केलर क्वांटिटी मानते थे। क्षेत्रफल को हम लोग क्या मानते थे? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि। लेकिन बच्चों, आज से आप लोगों को अब क्या मानना है? आपको मानना है कि जो क्षेत्रफल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एक सदिश राशि आपको मानना है। समतलीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो एक सदिश राशि होता है। आज से आप लोग क्षेत्रफल को अब अदिश नहीं मानेंगे। तो अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल उठेगा कि सर, अगर क्षेत्रफल को हम लोग सदिश मानेंगे तो फिर उसमें डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए, किस डायरेक्शन में उसका एरिया लेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एरिया है और इस एरिया का बच्चों हमें लेना है डायरेक्शन। तो देखिए, डायरेक्शन हम लोग कैसे लेंगे बच्चों? इस एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो होता है सरफेस के लंबवत परपेंडिकुलर। मान लेते हैं हमारे पास ये सरफेस है कोई एक, तो इस पे जो इसका एरिया वेक्टर होगा या इस क्षेत्रफल का जो दिशा होगा वो होगा इस तल के लंबवत ऊपर की ओर या नीचे की ओर, दोनों तरफ दिखा सकते हैं। ऊपर की तरफ भी दिखा सकते हैं बच्चों हम लोग, या दिखा सकते हैं नीचे की तरफ भी दिखा सकते हैं। आप डिफिनीशन भी पढ़ सकते हैं। देखिए, क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? किसी समतल पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत, ये चीज ध्यान देना, दिशा क्या होगा? पृष्ठ के लंबवत होता है। अब लंबवत वो ऊपर भी हो सकता है, लंबवत वो नीचे भी हो सकता है। अब इसमें देखिए दो कंडीशन है। सरफेस जो होता है बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन सरफेस, एक होता है क्लोज सरफेस। अब जैसे हम मान लो यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं चित्र में, ये आपका ओपन सरफेस है। इसमें अगर आपको कभी डायरेक्शन मानना पड़ जाए तो आप तल के लंबवत ऊपर या नीचे दोनों तरफ मान सकते हैं। तल के लंबवत इधर भी मान सकते हैं, तल के लंबवत एरिया वेक्टर बच्चों, इधर भी आप एरिया वेक्टर तल के लंबवत मान सकते हैं, या नीचे की तरफ भी एरिया वेक्टर मान सकते हैं आप। लेकिन अगर बात आ जाए आपकी क्लोज सरफेस की, जैसा कि आप ये देख रहे हैं चित्र में बलून आपका बना हुआ है, ये क्लोज सरफेस है, हर तरफ से बंद घिरा हुआ है। तो ऐसे सरफेस में जो एरिया इसका वेक्टर होगा, जो जिसका डायरेक्शन होगा, वो हम लोग हमेशा इस सरफेस के लंबवत बाहर की तरफ मानेंगे बच्चों। कभी भी हम लोग अंदर की तरफ नहीं लेंगे इसका एरिया वेक्टर, हमेशा तल के लंबवत बाहर की तरफ लेना है। तो यहां बच्चों ध्यान रहे, अगर हमारे पास कोई ओपन सरफेस है, खुला सरफेस, तो एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो हम लोग सरफेस के दोनों साइड में मान सकते हैं। सरफेस के दोनों तरफ हम लोग उसका एरिया डायरेक्शन मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा जरूरत पड़ेगा उस हिसाब से ले लेंगे। लेकिन अगर बच्चों क्लोज सरफेस है, बंद सरफेस है, ऐसा सरफेस सतह जो हर तरफ से क्या घिरा हो, तो बंद सरफेस में हम लोग केवल बाहर की तरफ ही उसके वेक्टर को, एरिया वेक्टर को दिखा सकते हैं। बाहर की साइड में केवल, दोनों तरफ नहीं दिखा सकते हैं इसमें। तो ये आपको बस ध्यान देना है इसमें, और कोई नया चीज़ यहाँ पे नहीं है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये विद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों विद्युत बल रेखाओं के बारे में। हम मान लेते हैं बच्चों हमारे पास यहाँ पे विद्युत बल रेखा है, ये बल रेखा इधर जा रहा है, कोई एक बल रेखा और इधर जा रहा है। ये मान लेते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र है और ये बल रेखाएं सब इधर जा रही हैं इस साइड में। अब अगर यहाँ बीच में कोई सरफेस होता बच्चों, बीच में यहाँ पे कोई अगर सरफेस होता, तो ये जो बल रेखाएं हैं इस सरफेस को पार करते हुए
इस सरफेस को छेद के दूसरी तरफ जाती हैं, छेद के दूसरी तरफ जाती हैं इधर। कुछ इस तरीके से मान लेते हैं बच्चों ये कोई सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, विद्युत बल रेखा ये जो है, और ये रेखाएं इस सरफेस को छेद के क्या कर रही हैं, बाहर जा रही हैं। तो देखिए बच्चों होता क्या, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग किसको बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी भी सतह से लंबवत, किसी भी सतह से बच्चों लंबवत जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, लंबवत जितनी बल रेखाएं गुजरती हैं उसी के माप को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, उसी के माप को बोलते हैं हम लोग विद्युत फ्लक्स। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछा जा रहा हो, ये जो पृष्ठ रखा गया तिरछा रखा गया, तब अगर मान लो बच्चों कोई ऐसा कंडीशन होता है कि आपका अगर पृष्ठ तिरछा हो, पृष्ठ आपका अगर तिरछा हो, देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, मान लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड में, या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, पहले सरफेस मान लेते हैं हम लोग, ये कोई सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हम लोग मान लेते हैं इस बार क्या है, इस डायरेक्शन में है। अगर कभी ऐसा हो, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर वियोजन कर देंगे, जी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वेक्टर वियोजन कर देंगे दो साइड में, एक इधर हम लोग कर देंगे इस डायरेक्शन में और एक कर देंगे इस डायरेक्शन में बच्चों। अब अगर हमें ये पता हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, इस क्षेत्रफल के जो सतह दिया है इसके अक्ष से अगर हम मान लिए कोण थीटा बना रहा है बच्चों, तो जब इसका वेक्टर वियोजन करोगे इस दिशा में जो घटक आएगा वो आएगा ई कॉस थीटा, और जो इधर घटक जाएगा बच्चों वो होगा ई साइन थीटा। तो हम लोग क्या लेना है, हमें विद्युत क्षेत्र का वो घटक लेना है जो इस तल के लंबवत हो, तो तल के लंबवत ये वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे तब विद्युत क्षेत्र का ये घटक लेंगे ई कॉस थीटा, ठीक, ये वाला घटक लेंगे वो वाला घटक, बाकी ये तो बढ़ के खत्म, ये नहीं लेंगे हम लोग, तो ये ध्यान देना। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों की विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो किसी भी तल से जितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं लंबवत गुजरती हैं उसके माप को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, उसके माप को बोल देंगे हम लोग विद्युत फ्लक्स। इसको हम लोग बच्चों किस अक्षर से नोट करते हैं, इसको नोट करते हैं हम लोग फाई से, इसको नोट करें फाई ई से। फार्मूला क्या होता है इसका बच्चों, तो किसी भी तल से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है इसको ज्ञात करने का फार्मूला होता है बच्चों फाई इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग बच्चों कितना ले सकते हैं, वो ले सकते हैं ई, अगर पृष्ठ तिरछा है तो ई कॉस थीटा लेंगे, और एरिया ए ले लेते हैं, या यस से भी दिखा सकते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब अगर पृष्ठ आपका कुछ एंगल पे रखा होगा, पृष्ठ का जो एक्सिस है उसका जो अक्ष है इस तल का, अगर वो विद्युत क्षेत्र से कुछ कोण बनाएगा तो थीटा हम लोग वो रखेंगे जितना होगा, और अगर बच्चों कोण ना बनाए तो थीटा हम लोग 0 रख देंगे। ये हमेशा रखना हम लोगों को, हर कंडीशन में आ जाएगा इससे। और एक चीज बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, क्योंकि दो सदिशों का डॉट गुणा है ये। आप जैसे ई ए कॉस थीटा, तो इसके जब हम लोग वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। चलिए एक बार परिभाषा देख लेते हैं।
तो बच्चों देखिए परिभाषा यहाँ क्या दिया है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप होती है। इसका सूत्र क्या होगा, अभी हमने आपको बताया बच्चों, इसका फार्मूला होगा फाई ई इक्वल ई ए कास थीटा। ये इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं बच्चों, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये भी लिख सकते हैं बच्चों। अगर आपका सदिश रूप में क्वेश्चन में दिया होगा तो हम लोग सदिश वाला फार्मूला लगाएंगे, परिमाण दिया होगा तो हम लोग परिमाण लगाएंगे। एक चीज़ बच्चों और ध्यान देना, ये फार्मूला हम लोग तभी लगा सकते हैं जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट हो, तभी हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ना हो, एक कंडीशन और भी होता है, देखो उसको बच्चों। मान लो हमारे पास एक कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कोई छोटा सा हम क्षेत्रफल ले लें, कोई छोटा सा क्षेत्रफल ले लें डी ए, सूक्ष्म क्षेत्रफल कोई ले लें डी ए। अगर हम पूछें इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजर रहा है बच्चों, तो इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से जो फ्लक्स गुजरेगा वो हो जाएगा बच्चों ई वेक्टर ई डॉट डी ए, या थोड़ा सा विस्तार कर दो इसको, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं बच्चों हम लोग। ये सिर्फ इस पूरे पृष्ठ के छोटे से अवयव, छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाला फ्लक्स है। अब इसी में बच्चों अगर हमसे पूछ ले पूरे फ्लक्स से कितना गुजरेगा, तो बच्चों सीधा सा ऑप्शन है, पूरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे तो पूरे का आ जाएगा। तो पूरे के लिए हो जाएगा फाई बराबर, या फाई ई भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन या सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। हम लोग इसी का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे तो आ जाएगा हमारा पूरा फ्लक्स, इस पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है पूरा आ जाएगा बच्चों। सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा इसका बच्चों। ये फार्मूला हम लोग तब लगा सकते हैं ये दोनों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बदल रहा हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, चेंज हो रहा हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा हो, परिवर्ती इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तब ये दोनों फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, और अगर कांस्टेंट हो तो ऊपर वाला फार्मूला लगा सकते हैं। और इसी बच्चों ध्यान देना, उस फार्मूले में जो थीटा था आपका बच्चों, वो थीटा क्या था, ध्यान देना, पॉइंट 1 आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। वहां पे जो थीटा था वो था विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा यानी वेक्टर ई, व क्षेत्रफल सदिश, जो क्षेत्रफल का अक्ष होगा, उन दोनों के बीच का, उन दोनों के बीच का कोण था। ये चीज ध्यान देना, थीटा जो है वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण है। अब कई बार बच्चों क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन में कभी कभी कोण तल के अगर अक्ष से नाप के दिया है, अगर कोण कैसा नाप के दे दिया बच्चों, क्षेत्रफल का जो तल है, जो सतह है, उस तल के अगर अक्ष से कोण नाप के दिया, तल के अक्ष से अगर बच्चों कोण नाप के दिया है, तो थीटा को जो वैल्यू दिया बच्चों हम लोग क्वेश्चन में सेम वही रखेंगे, थीटा सेम ही रखेंगे जो दिया है, थीटा बराबर थीटा ही रख देंगे जो दिया है। अगर बच्चों इसी में क्या हो जाए, जो कोण दिया है वो तल से अगर नाप दे कोण, अगर कोण बच्चों तल से नाप के दे कि जो पृष्ठ का तल है वो विद्युत क्षेत्र से 30 अंश बना रहा, 60 अंश बना रहा, कुछ भी दे दे, कोण अगर तल से नापा गया बच्चों, तो हम लोग जो भी थीटा देगा उसको 90 में से घटा के लिखेंगे, 90 में से थीटा घटा देंगे जो क्वेश्चन में दिया, जो आएगा वो हम लोग बच्चों थीटा की जगह पे सूत्र में रखेंगे 90 में से घटा के। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा। और चीज बच्चों ध्यान दीजिएगा,
अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? जो अगला पॉइंट है आपका, अगर कहीं पे फ्लक्स बच्चों, अगर कहीं पर फ्लक्स किसी पृष्ठ के अंदर जा रहा है, अगर पृष्ठ के कहीं फ्लक्स क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, तो अंदर जब बल रेखाएं जाती हैं या फ्लक्स जब अंदर जा रहा होता है पृष्ठ के, तो हम लोग फाई का जो मान होता है वो लेंगे ऋणात्मक। अगर बल रेखाएं अंदर जा रही तो हम लोग फाई का मान बच्चों ऋणात्मक लेंगे। अगर यही बल रेखाएं या इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हों, किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हों, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, फाई का जो मान होगा उसको लेंगे हम लोग पॉजिटिव। पृष्ठ से बाहर निकलने वाले फ्लक्स को प्लस हम लोग लेंगे बच्चों, अंदर जा रहा होगा पृष्ठ के तो हम लोग उसको क्या लेंगे, माइनस। ये भी पॉइंट याद रखना बच्चों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला बच्चों पॉइंट ध्यान देना कि आप लोगों को पॉइंट देखिए मेन इतना ही है। अगला देखिए और कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं। मात्रक इसका क्या होता है बच्चों, तो फ्लक्स का देखो मात्रक बच्चों क्या होता है, फ्लक्स का बच्चों जो मात्रक होता है इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, बोर्ड पेपर के लिए पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका देखिए बच्चों मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, एक मात्रक ये होता है बच्चों। दूसरा मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर, ये इसका दूसरा मात्रक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और एक वोल्ट इंटू मीटर। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे मात्रक मिलेंगे, वो आप आगे जैसे से पढ़ेंगे सीखते जाएंगे। और देखिए बच्चों इसका विमी सूत्र क्या होता है, विमा, तो बच्चों जो इसका विमी सूत्र होता है वो होता है m l की पावर 3 t की पावर -3 a की पावर -1, ये होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला बच्चों। अब इसमें देखिए बच्चों कुछ पॉइंट आपको और ध्यान देना है। पॉइंट क्या ध्यान देना बच्चों आप लोगों को, अगर कभी पृष्ठ का तल, अगर कभी पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र के क्या हो, लंबवत हो। यहाँ पे बच्चों तल कैसा कोण बना रहा है, तल विद्युत क्षेत्र के कैसा है, लंबवत है। मान लें सब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ विद्युत क्षेत्र है, इधर ही है, विद्युत क्षेत्र की साइड में ऊपर की तरफ है। तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पर तल जो है वो 90 अंश का कोण बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ऐसे कंडीशन में जो फ्लक्स गुजरेगा यहाँ से फाई वो सबसे ज़्यादा होगा। इस कंडीशन में फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, फ्लक्स इस टाइम में मैक्सिमम होगा, यानी E इंटू ए होगा सबसे अधिक। अब बच्चों इसी में अगली अगर हम केस की बात करें, अगले केस की अगर हम बात करें, अगर बच्चों ये फ्लक्स, ये जो तल इसका है, इसका जो तल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर हो बच्चों। समांतर का मतलब इसका जो तल है वो कितना कोण बनाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो कोण बनाएगा वो 0 अंश हो। समांतर है तो 0 या 180 होगा। इस कंडीशन में बच्चों जो थीटा होगा आपका वो कितना होगा, थीटा, तल जो कोण बना, तल हम बात करें, तल, इस तल का अक्ष नहीं, तल बार बार बोल रहे हैं, चीज ध्यान देना। इस तल का जो तल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र से इस समय 0 अंश का कोण बनाएगा या तो 180। तो इस कंडीशन में देखो बच्चों फ्लक्स कितना होगा, इस कंडीशन में जो फ्लक्स होगा वो होगा आपका 0,
क्योंकि इस समय कोई भी बल रेखा इस समय आपका कोई भी बच्चों बल रेखा गुजर ही नहीं रहा पृष्ठ से, तो फ्लक्स कहाँ से होगा? तो इस समय फ्लक्स होगा जीरो, क्योंकि हम लोग फ्लक्स किसको बोलेंगे? इस पृष्ठ से लंबवत जितनी बल रेखाएं गुजर रही है उसको हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पृष्ठ से कोई फ्लक्स गुजर ही नहीं रहा, अगर हम लोग उसको समांतर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पे हो जाएगा ये। और बच्चों ध्यान देना, अगर इसको मैथमेटिकल तरीके से निकालना चाहे तो देखो कैसे निकालोगे। जब बच्चों तल कोण कितना जीरो, अभी हमने आपको नियम बताया था, अगर तल कोण 0 अंश बनाता है तो हम लोग उसको 90 में से घटा के रखेंगे। तो जब फाई बच्चों निकालना चाहोगे आप लोग, फाई बराबर कितना हो जाएगा? ई ए कॉस, अब थीटा की जगह कितना रखोगे बच्चों? तो यहाँ पे कोण जो है वो तल से नापा गया है, और अगर कोण तल से नापा जाए तो उसको बच्चों 90 में से घटा के ही आपको लिखना है। तो आप जब घटाएंगे तो 0 में से घटा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 90 ही आ जाएगा, 90 में से 0 घटाएंगे। और सबको पता बच्चों cos 90 अंश का मान कितना होता है? 0। तो गुणा करने पे पूरा पूरा कितना आ जाएगा? 0, यानी इस कंडीशन में कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है। अगर तल 90 अंश का कोण बना इलेक्ट्रिक फील्ड से सबसे ज़्यादा गुजरेगा, और अगर 0 अंश का कोण बना या समांतर हो तो सबसे कम गुजरेगा समांतर की कंडीशन में। यहाँ तल समांतर है, तल समांतर है इसमें, इस वाले में तल बच्चों कैसा था? तल लंबवत है। जब तल लंबवत है तो अधिकतम फ्लक्स गुजर रहा है, समांतर है तो 0। अगला हेडिंग बच्चों है आपका गॉस का नियम। अब देखिए गॉस का नियम क्या होता है बच्चों? तो गॉस ने देखिए बहुत, हम लोग पता है, अगर हम आपको कोई बंद पृष्ठ दे दें, कोई बच्चों टेढ़ा मेढ़ा कोई पृष्ठ दे दें, कहें इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई आवेश दे दें, कह दें बताओ। देखो आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा हर तरफ, बल रेखा भी हर तरफ होगा, तो जाहिर सी बात है इस पृष्ठ से कुछ न कुछ बल रेखाएं गुजर ही रही होंगी बाहर। अगर हम पूछ लें कितना बल रेखा इस पृष्ठ से गुजर रहा है, तो अब देखो हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे, कितना पढ़े थे बच्चों? ई ए कॉस थीटा, ये पढ़े थे हम लोग। लेकिन इस सूत्र को बच्चों यहाँ पे लगाना संभव नहीं है। क्षेत्रफल हर जगह अलग अलग है, कैसे रखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर जगह अलग होगा, रख ही नहीं सकते यहाँ पे। तो इस चीज़ को गॉस ने बहुत ही आसान कर दिया। देखो बच्चों गॉस ने सिर्फ एक लाइन में कह दिया, देखो क्या कहा इन्होंने, कहा अगर हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है, मतलब ऐसा सरफेस जो क्या हो? क्लोज हो। अगर हमारे पास बच्चों कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजरेगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, टोटल फ्लक्स, वो फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश होगा, पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश होगा, उस आवेश का 1/ε0 गुना होगा। निर्वात की बात कर रहे हैं, निर्वात के लिए, ठीक। अगर कोई माध्यम होगा तो यहाँ हम लोग εr बढ़ा लेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं बच्चों निर्वात की बात कर रहे हैं, हम लोग निर्वात की बात कर रहे हैं। तो अगर निर्वात में कोई बंद पृष्ठ रखा गया बच्चों, तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा बच्चों, वो उस पृष्ठ के अंदर जितना आवेश रखा है, उस सिर्फ अंदर की बात करें, बाहर कोई आवेश रखा उससे हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ अंदर जो आवेश रखा गया है उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो अब यहाँ पे हमें वो सूत्र लगाना ही नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसानी से हमारा आ जाएगा। फिर से एक बार पढ़ लो, नियम क्या है? निर्वात या वायु में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर उपस्थित नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं? फाई ई बराबर लिख सकते हैं Q/ε0। यही गॉस का प्रमेय बोल सकते हो, या गॉस का इसी को नियम भी बच्चों बोल सकते हैं, या गॉस का कथन भी बोल सकते हैं। अब चाहे इसको आप गॉस का प्रमेय बोलिए, या गॉस का नियम बोलिए बच्चों, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग गॉस का कथन। एग्जाम में किसी भी नाम से दे सकता है, कभी कभी प्रमेय कह देगा, कभी नियम, कभी कथन कह दो, सब एक ही चीज़ें हैं ये।
अब इसका बच्चों प्रूफ क्या है, प्रूफ हम लोग देख लेते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों हमारे पास से कोई बंद पृष्ठ है जिसका रेडियस r मान लेते हैं। हमारे पास ये कोई बंद पृष्ठ है बच्चों जिसका रेडियस त्रिज्या r मान लेते हैं। इसका त्रिज्या बच्चों हम लोग कितना मान ले रहे हैं, r। अब बच्चों अगर हम आपसे कहें इस बंद पृष्ठ पर हमको एक छोटा सा लघु अवयव, छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं कोई। हम कहें बच्चों इस क्षेत्रफल से यहाँ पे एक आवेश रखा गया है, इस आवेश के कारण इसने क्षेत्रफल से कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये मान ये क्षेत्रफल बच्चों छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल वेक्टर डी ए। अगर हम पूछे इस क्षेत्रफल से बच्चों कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा बच्चों आपका ये डी फाई, क्योंकि पृष्ठ हम लोग छोटा सा ले रहे हैं तो फ्लक्स जो गुजरेगा वो भी बच्चों कितना होगा, थोड़ा सा ही होगा, थोड़ा सा ही होगा फ्लक्स। तो हो जाएगा डी फाई ई इक्वल ई डी ए कॉस थीटा, ये होगा बच्चों। लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, क्योंकि ये हमने माना वो कैसा माना, हमने ये माना एक स्फेरिकल मिरर, ये पूरा एक स्फीयर है, पूरा एक क्या है गोला। इसको वृत्त मत समझना बच्चों, ये क्या है गोला है। अब देखिए गोले की विशेषता होती है इसके प्रत्येक बिंदु पे जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तल का अक्ष दोनों एक दूसरे के समांतर एकदम सीधे में होंगे। जैसे मान लो ये क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का जो अक्ष होगा, इस क्षेत्रफल का जो बच्चों अक्ष होगा वो तल के लंबवत होगा, इधर क्षेत्रफल का अक्ष दिशा या उसका डायरेक्शन बोल सकते हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस चार्ज के कारण वो भी सेम इसी डायरेक्शन में ही होगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी किधर होगा, इसी डायरेक्शन में ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे कंडीशन में यह थीटा जो बनेगा यानी विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई व वेक्टर ए यानी क्षेत्रफल, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना होगा बच्चों, वो होगा आपका थीटा 0। इस कंडीशन में किसी भी पॉइंट पर लोगे हर जगह 0 आएगा। तो यहाँ हम लोग कितना रख सकते हैं बच्चों, डी फाई ई इक्वल ई डी ए कास 0 अंश का मान 1 हो जाएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1। अब ये तो था, ये जो आपका बच्चों है ये सिर्फ इतने से एरिया से कितना फ्लक्स गुजर रहा वो है। अगर बच्चों हम इसका समाकलन कर दें, पूरा इंटीग्रेशन कर दें, तो हमें मिल जाएगा इस पूरे बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो मिल जाएगा बच्चों। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, समाकलन। तो जब समाकलन कर देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका टोटल फ्लक्स फाई, और इधर आ जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ई डी ए। अब ई कांस्टेंट बच्चों बाहर हो जाएगा, ई बाहर, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 डी ए। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ई का वैल्यू कितना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² हो जाएगा ई की जगह पे। और बच्चों यहाँ पे जब हम लोग ये डी ए क्या सूक्ष्म क्षेत्रफल, छोटा सा लघु अवयव है, जब इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो हमें मिल जाएगा इस पूरे बंद पृष्ठ का टोटल क्षेत्रफल। और किसी गोले का बच्चों टोटल क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r², ये होता है बच्चों। तो यहाँ 4 पाई कट गया, r² से बच्चों r² कट गया, बचा कितना हमारा टोटल फ्लक्स, तो ये आ गया फाई बराबर Q/ε0। यही गॉस के प्रमेय का कथन भी है कि इसके अंदर जितना भी आवेश होगा उस आवेश का 1/ε0 गुना फ्लक्स निकलेगा बाहर। तो ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका निगमन है, डेरिवेशन। एग्जाम में लगभग हर बार ये पूछा जाता है, गॉस का कथन क्या है, इसको प्रूफ कीजिए। तो ये बच्चों ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया आपको, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ वेक्टर एस दिया है
10 जे कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। अब बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में दिया है सदिश रूप में, और एरिया वेक्टर जो क्षेत्रफल वो भी आपको सदिश रूप में दिया है। तो यहाँ पे हम लोग जो फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, लेकिन क्षेत्रफल को यहाँ पे एस से दिखाया तो हम लोग भी वेक्टर एस से नोट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 7 के कैप इंटू 10 जे कैप। तो बच्चों यहाँ पे दो सदिशों का डॉट गुणा करना है। आप लोगों को पता ही है कि डॉट गुणा में हम लोग क्या करते हैं, आई वाले का गुणा आई के साथ करेंगे, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के वाले के साथ। अब अगर कोई सदिश नहीं तो उसको हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, जे ही सिर्फ है साइड में, जे का जे भी गुणा, ये जाएगा कितना आपका 40। तो यहाँ पे प्लस कितना गुजरेगा 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला बच्चों देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, एक वृत्ताकार समतल प्लेट की त्रिज्या 0.1 मीटर है। तो बच्चों पहले नोट कर लेते हैं, त्रिज्या दिया r 0.1 मीटर, यह 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का। कितना दे दिया ये, 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। इस प्रकार रखा है कि प्लेट का तल क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बना रहा है। तो बच्चों ध्यान देना, थीटा यहाँ कितना होगा, थीटा हम लोग 30 अंश नहीं लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर कोण तल से दिया जाए तो थीटा हम लोग 90 में से घटा के लिखते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस 30 यानी कि 60 अंश हम लोग यूज करेंगे यहाँ। तो अब फ्लक्स कितना निकालना हम लोग, फाई बराबर हो जाएगा बच्चों ई ए कॉस थीटा। मान रख देते हैं बच्चों, ई का मान कितना दिया 10⁴। क्षेत्रफल की जगह हम पाई आर स्क्वायर यूज कर लेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा हो जाएगा कॉस 60। तो क्या 10⁴ इंटू पाई का मान 3.14 रख देते हैं, आर स्क्वायर तो 0.1 इसको हम लिख सकते 10⁻² और का 60 अंश का मान 1/2 लिख सकते हैं। तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये गुणे में घात जुड़ती तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका डिवाइड करने पे 1.57 इधर आ जाएगा ये, और इधर आ जाएगा आपका 10⁻²। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना आपका, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। चीज बच्चों हमेशा ध्यान देना, अगर कोण तल के अक्ष से नापा है, अगर कोण तल के अक्ष से नापा बच्चों तब आप लोग कोण वहीं रखना, और अगर तल से ही नाप दिया हो तब 90 में से घटा के रखना है। अगर तल से नापा हो तो 90 से घटाना पड़ेगा हमको, ये चीज ध्यान देना। और देखिए बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ एक क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं गॉस के प्रमेय पे। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया बच्चों, 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं। तो बच्चों हमने आप लोगों को बताया था, अगर बल रेखाएं भीतर जा रही तो इसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, फाई इसको मान लेते हैं -4500। फिर कह रहा 2500 रेखाएं बाहर निकल गई तो इसको हम लोग प्लस मानेंगे। तो एक को फाई 1 मान लेते हैं, एक को फाई 2। 2500 बल रेखाएं या फ्लक्स बाहर निकल रहा तो इसको प्लस। फिर पूछा तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। तो बच्चों यहाँ पे बंद है, आयतन का मतलब कैसा, ये जो ये पृष्ठ है वो बंद होगा हर तरफ से। तो हम लोग यहाँ गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, टोटल फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, -4500 प्लस 2500, यहाँ जो Q/ε0। तो ये जोड़ने पर आ जाएगा आपका बच्चों कितना, 2000 माइनस में, और इधर आ जाएगा Q/ε
एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 की घात -12। इसका जब बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे गुणा करके तो ये कितना आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गुणा कर दो सीधे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 17 इसको हम गुणा करके इतना लिख सकते हैं, और ये 10 की घात -12 भीतर आ जाएगा बराबर क्यू। तो क्यू बराबर बच्चों कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1.78 गुणे 10 की घात -8। ये आंसर हो जाएगा बच्चों आपका। और देखिए बच्चों, गॉस के प्रमेय पे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए कई बार क्या होता है बच्चों, आपको क्वेश्चन में कह देगा कि एक घन है और इसके अंदर कोई एक चार्ज दे देगा आपको, इसके अंदर कोई एक चार्ज दे देगा आपको। अब जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे इसके अंदर चार्ज क्यू रखा है, अब पूछ लेगा कि इस पूरे घन से कितना फ्लक्स गुजर रहा है बच्चों। तो आपको पता है गॉस का प्रमेय बंद पृष्ठ पे लगता है, तो यहाँ भी पृष्ठ कैसा बंद, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं यहाँ जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना होगा बच्चों, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। अब ये तो आसान है, सब लोग लगा लेते हो। अब क्वेश्चन देखो कैसे घुमाएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन में बच्चों आपसे कह दें कि आवेश जो है वो अंदर ना रखकर किसी सतह पे रखा गया है, 6 फलक होते हैं, किसी एक फलक पे रख दिया गया है, अब कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो बच्चों अब जो फ्लक्स गुजरेगा वो होगा फाई बराबर क्यू अपान 2 एप्सिलॉन 0। कैसे समझो, डायरेक्टली यहाँ पे आप गॉस का प्रमेय लगा नहीं सकते हैं क्योंकि आवेश बाहर की तरफ है। तो करना क्या है, जिस सतह पर आवेश रखा है उसके ऊपर आप सेम इतना ही बड़ा एक क्यूब और मान लीजिए, और इसको जब हम लोग ऊपर रख देंगे तो आवेश हमारा क्या होगा, ढक जाएगा। गलत हो जा रहा है, एक मिनट। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसके ऊपर एक आवेश और रख देंगे इतना बड़ा, और अब ये क्या होगा, जो आवेश था पहले पृष्ठ पे वो एकदम पूरा ढक गया है, और चूंकि पृष्ठ बंद है तो अब हम लोग यहाँ पे गॉस का प्रमेय लगा सकते हैं बंद पृष्ठ के लिए। तो अब अगर हम पूछे इस पूरे आकृति से कितना फ्लक्स गुजर रहा है बच्चों, तो इस पूरे आकृति से जो फ्लक्स गुजरेगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई अपान क्यू, फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर एक से पूछे तो आधा कर देंगे हम लोग एक के लिए, क्योंकि 2 है 2 घन, आधा कर देंगे तो क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार बच्चों कोई भी शेप दे सकता है आपको, जैसे हमने यहाँ पे क्यूब बना के दिया, हो सकता है एग्जाम में आपको क्यूब के बदले ये फिगर दे दे और आवेश आपको दे दे यहाँ पे सतह पे, तब भी सेम वही आंसर होगा। यहाँ पर आवेश आपको दे दे क्यू, या इसके बदले फिगर आपको बच्चों ये दे सकता है, बेलन दे सकता है आपको कोई इस सिलेंडर शेप का, ये दे देगा, क्या देगा, आवेश जो वो किसी सतह पे दे देगा आपको, यहाँ पर आवेश कहीं दे देगा क्यू है, तब भी सेम ही प्रोसेस लगेगा, फिगर बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, क्वेश्चन क्या है, अगर हम आपसे कह दें हमारे पास एक स्फीयर, एक गोला है कोई, जिसकी रेडियस दे दें हम आपको r, इसका रेडियस दे दें r, और कह दें इससे जो फ्लक्स निकल रहा बच्चों वो कितना, फाई फ्लक्स है। अगर हम इसका रेडियस दुगुना कर दें, 2 गुना कर दें या 3 गुना कर दें, कुछ भी बढ़ा के बोल देगा क्वेश्चन में, इतना कर दें, तब कितना फ्लक्स गुजरेगा, ये क्वेश्चन पूछता बहुत। तो देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, किसी भी सरफेस का रेडियस बढ़ाने पे या उसका आकार बदलने पर कभी भी फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि गॉस के प्रमेय में जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है बच्चों किस पर, वो डिपेंड करता है कि सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, वो उस पर डिपेंड करता है फ्लक्स आपका।
और त्रिज्या बढ़ाने पे अंदर का आवेश जो वो तो बदलेगा नहीं। हम लोग त्रिज्या घटा दें, बढ़ा दें या आकार बदल दें, इसके अंदर जो आवेश रखा है वो तो उतना ही रहेगा। तो जब आवेश उतना ही है तो फ्लक्स भी हमारा सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ये चीज़ ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अब इसके अगले लेक्चर में हम लोग गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।